हेलो डियर, तो यहाँ पे हम आप सभी को स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जितने भी फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको जो है आज हम लोग जो है साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का जो हमारा सब्जेक्ट है बिहेवियर साइंस, उसमें स्वागत कर रहा हूँ। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है वो है आपका सोसाइटी के ऊपर यानी समाज के ऊपर। देखिए, समाज से भी जो है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर शॉर्ट में पूछेगा तो सीधा जो है पूछ देगा कि समाज का प्रकार लिखे या समाज का विशेषता लिखे। ठीक है, अगर लॉन्ग में पूछेगा तो पूछेगा कि राइट द मीनिंग ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी समाज का अर्थ लिखे, और उसके बाद जो है पूछेगा कि इसका टाइप्स लिखे और पूछेगा कि इसका लक्षण या विशेषता लिखे। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन पूछेगा तो लॉन्ग में जो है आपसे पूछ देगा, और पूछता भी है, पूछा भी गया है। तो चलिए जो है फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चलिए तो समझिए पहले जो है समाज का अर्थ। ठीक है, और देखिए ये जो है आपका पार्ट आता है, ये आपका सोशियोलॉजी में समाज शास्त्र का पार्ट है, क्वेश्चन है। तो हम लोग को बिहेवियर साइंस में दो पार्ट पढ़ना है, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। तो यहाँ पे ये सोशियोलॉजी का है, समाज शास्त्र का है। चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, राइट द मीनिंग ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का मीनिंग लिखना है, अर्थ लिखना है। ठीक है, देखिए समाज का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोसाइटी। मीनिंग ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या होता है, देख लीजिए कि समाज में समाज शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया जाता है। देखिए समाज शास्त्र में जो समाज होता है ना, इसका जो प्रयोग है विशेष अर्थ में किया जाता है, विशेष अर्थ में, विशेष मीनिंग में किया जाता है। इसमें व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहा गया है। देखिए आप लोग सुने होइएगा कि एक जो है एक जो सोशलिस्ट थे, उन्होंने बताया कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का एक जाल है। ठीक है ना, आप लोग पढ़े होंगे, उन्होंने बताया कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का एक जाल है। तो यहाँ पे बहुत लोग ये समझ लेते हैं कि जैसे आर्य समाज हो गया, उसके बाद विद्यार्थी का समाज हो गया, उसके बाद बहुत सारे समाज जो बोला जाता है ना, वो रियलिटी में समाज नहीं है। समाज उसका जो है अर्थ नहीं है। कोई भी समाज, चाहे आर्य समाज हो, चाहे वो ब्रह्म समाज हो, चाहे वो आपका हिंदू समाज हो, बौद्ध समाज हो, कोई भी समाज जो बोला जाता है ना, रियलिटी में वो समाज का कोई अर्थ नहीं है उससे। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जो है फलना समाज, चिल्ला समाज बोल रहा है, बट ऐसा है नहीं। रियलिटी क्या है, तो रियलिटी जो है ये समाज में पाए जाने वाले संबंधों को जो है, उसी व्यवस्था को जो है समाज कहा गया है। ठीक है ना, इसमें व्यक्तियों के मध्य, मतलब व्यक्तियों के बीच, समाज में व्यक्तियों के बीच जो है पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहा गया है। समाज क्या है, समाज एक व्यवस्था है। समाज एक व्यवस्था है जिसमें व्यक्तियों के बीच में जो है संबंध स्थापित होता है, निर्मित होता है, और वही जो है क्या होता है, समाज का निर्माण करता है। लेकिन बहुत लोग क्या समझ लेते हैं, ये व्यवस्था है, समझ गए ना, मतलब किसके साथ कैसा जो है संबंध है, एक दूसरे के आदमियों के बीच में, एक दूसरे के बीच जो संबंध निर्मित होता है, उसी के आधार पर जो है ये आपका समाज कहा गया है। समझ गए, संबंध स्थापित करते हैं। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति होता है अपने चीज़ों को पूर्ति करने के लिए, अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वह एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है ना, जैसे सेक्सुअल डिजायर होता है तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, शादी करते हैं, शादी करते हैं ना। तो शादी करने के बाद जो है अपने गृहस्थ जीवन को शुरू करते हैं, जहाँ पे जो है क्या होता है कि संतानोत्पत्ति होता है, सेक्सुअल जो डिजायर होता है, यौन इच्छा, उसका पूर्ति होता है, और सारे प्यार का, ये सब इमोशन का, ये सब क्या होता है, आदमी को पूर्ति होता है। समझ गए ना, तो यही जो है आपका होता है क्या चीज़, कि व्यक्ति जो होता है अपने पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ जो अंतःक्रिया करते हैं और सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। समझ गए, ये चीज़ें हैं। ये लोग विभिन्न प्रकार के संबंधों के आधार पर एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, साथ ही क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं भी। देखिए ये लोग विभिन्न प्रकार के संबंधों के आधार पर, जैसे पति पत्नी हो गया, तो पति पत्नी में रिश्ता क्या हो गया, संबंध क्या हो गया, पति और पत्नी का। तो इन दोनों के बीच में जो है रिश्ता के हिसाब से कौन कौन से कामें होगा, तो पति और पत्नी के बीच में जो है जानते हैं प्यार प्यार मोहब्बत, ये सब की बातें होता है, घर चलाने की बातें होता है। साथ ही पति पत्नी के बीच में ही जो है लोग शादी करके जो है अपनी यौन क्रियाओं को, यौन इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। तो ये दूसरे के बीच तो संबंध है, पति पत्नी के अलावा तो किसी और के साथ नहीं ना यौन क्रिया करेगा। तो यही चीजें है कि संबंधों के आधार पर एक दूसरे के व्यवहार करते हैं और क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं भी करते हैं। जिसके साथ जैसा संबंध है, माता पिता के अगर
पिता पुत्र का संबंध बताया जाए तो पिता का पुत्र का काम है कि पिता का आज्ञा का पालन करना, पिता का सेवा करना, पिता को जो है हर एक संभव जो है मदद करना, ठीक है। उसी प्रकार से पत्नी का भी काम है और पति और पत्नी के बीच जो संबंध है उसके अनुसार जो काम प्रतिक्रियाएं क्रियाएं होगा उस संबंधों के अनुसार यहाँ पे होता है, समझ गए। चलिए, ऐसी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्रियाओं को सामाजिक संबंध और इन सामाजिक संबंधों से बनने वाली संपूर्ण व्यवस्था को समाज कहा जाता है। तो देखिए, इन सारी चीज़ों क्रियाओं को जैसे जो लोग होते हैं, समाज जो है क्या है, किसी विशेष संस्थान को या किसी विशेष समूह को जो है समाज जो है, यहाँ पे किसी व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं कहा जाता। समाज वहाँ कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपने एक दूसरे के बीच में अपने संबंधों को अनुसार जो है क्या करते हैं, अपने संबंध जो है स्थापित करते हैं, अपने आवश्यकता के अनुसार अपने संबंध को स्थापित करते हैं और उसी अनुसार जो है वो अपने क्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है, वैसा व्यवहार करते हैं। किसके अनुसार? उस संबंध के अनुसार ही, विभिन्न संबंध के अनुसार विभिन्न तरीका के क्रिया प्रतिक्रिया और व्यवहार होता है। जैसे पति पत्नी के बीच जो हो सकता है वो माता पुत्र के बीच नहीं हो सकता है या पिता पुत्र के बीच नहीं हो सकता है। तो यही चीज़ें सभी जो है अलग अलग जो है रिलेशन का संबंध जो है अलग अलग जो है उसका दायरा बांट दिया गया है, ठीक है। और यही जो है आपका क्या होता है, इसके इन सभी कामों के परिणाम स्वरूप जो संबंध होता है, जो सामाजिक संबंध है और जो सामाजिक संबंध बनाने वाली संपूर्ण व्यवस्था है, उसी को जो है हम लोग समाज कहते हैं, समझ गए। तो समाज एक प्रकार से एक दूसरे के बीच में संबंध को स्थापित करता है, समझ गए। स्थापित कैसे करता है? तो ये संबंध स्थापित करता है विभिन्न जो है संबंधों के आधार पर। व्यक्ति को जैसा आवश्यकता रहता है उस प्रकार से संबंध स्थापित होता है और जो है उसी प्रकार से संबंध के अनुसार ही विभिन्न क्रियाओं को, विभिन्न प्रतिक्रियाओं को, विभिन्न व्यवहारों को उस संबंध के अनुसार ही किए होता है और जिसके परिणाम स्वरूप जो एक सामाजिक संबंध बनता है और जो उससे उत्पन्न होने वाला सामाजिक संबंध है, इन सारे व्यवस्था को ही जो है समाज कहा जाता है। समझ गए समाज के बारे में। चलिए अब हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे और लिखा है कि समाज शास्त्र समाज को एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक अवधारणा मानता है। देखिए जो सोशियोलॉजी है ना, तो ये सोशियोलॉजी जो है समाज शास्त्र जो है समाज को, सोसाइटी को एक महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक अवधारणा मानता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि समाज शास्त्र को ठीक प्रकार से समझने के लिए इसे भली भांति समझ लेना आवश्यक है। अगर कोई भी व्यक्ति सोशियोलॉजी को अगर जानना चाहता है तो सबसे पहले उसे जो है सोसाइटी यानी समाज को जरूर जानना पड़ेगा भली भांति, समझ गए। साधारण बोलचाल की भाषा में समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है। देखिए साधारण बोलचाल में लोग जो है व्यक्तियों के समूह के लिए कह देता है कि हाँ ये समाज है, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये साधारण बोलचाल में यूज आ जाता है। किसी भी संगठित या असंगठित समूह को समाज कह दिया जाता है। किसी भी जो है संगठित या असंगठित जो है संस्था होता है उसको जो है लोग जो है क्या बोलते हैं, समाज बोल देते हैं। जैसे में आर्य समाज, हिंदू समाज, जैन समाज, विद्यार्थी समाज आदि जो है इस प्रकार से जो है समाज कह दिया जाता है बोलचाल की भाषा में, बट रियलिटी में यह जो है समाज है नहीं, ठीक है। चलिए समाज क्या है देख लीजिए। यह समाज शब्द का साधारण अर्थ है जिसका प्रयोग विभिन्न लोगों ने अपने अपने ढंग से किया है। यह जो है समाज का बिल्कुल सिंपल ढंग है जो लोग अपने हिसाब से जो है इसको बोलचाल के भाषा में यूज करते आ गया है, इसीलिए जो है लोग अभी भी इसको बोलते हैं और ये जो है थोड़ा बहुत दिनों से चलते आ रहा है इसलिए आसान हो गया है बोलने में, तो इसलिए जो है आराम से आर्य समाज, हिंदू समाज, जैन समाज और विद्यार्थी समाज लोग बोल देता है, ठीक है। किंतु यह एक कथ्य है, सत्य नहीं है। यह जो है सिर्फ और सिर्फ वर्थ सेइंग है, सिर्फ और सिर्फ यह एक कहने के लायक है। यह कोई सत्यता इसमें नहीं है कि ये जो है आर्य और हिंदू और जैन और विद्यार्थी ये सब जो है एक समाज है, ठीक है। समाज ये सब नहीं होता है। समाज कोई व्यक्तियों या संगठित या असंगठित समूहों को जो है नहीं होता है। इससे जो है बोलचाल के भाषा में भले ही हम लोग कह देते हैं बट ऐसा नहीं है, सत्य इसका नहीं है, ठीक है। सत्य तथ्य यह है कि समाज शास्त्र में व्यक्तियों को, समूह को समाज नहीं माना जाता है। देखिए सत्य बात, फैक्ट बात ये है कि जो सोशियोलॉजी है यहाँ पे जो व्यक्ति होता है उसके समूह को जो है समाज नहीं कहा जाता है, उसके ग्रुप को जो है समाज नहीं कहा जाता। समाज किसे कहा जाता है? तो सामाजिक संबंधों के जाल या ताने बाने को ही जो है समाज कहा जाता है। देखिए सामाजिक जो संबंध होता है, एक दूसरे से जो रिलेशन होता है और वही जो रिलेशन को जो है क्या कहा जाता है? समाज कहा जाता है, समझ गए। चलिए
अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि समाज को परिभाषित कीजिए और समाज के परिभाषा लिखिए। ठीक है, देखिए तो समाज की परिभाषा क्या है। समाज को तो आप लोग समझ गए ना कि समाज जो है व्यक्तियों के कोई संगठित या गैर संगठित संस्थाओं को जो है या व्यक्ति के समूह को जो है समाज नहीं कहा जाता है। समाज जो है व्यक्तियों के मध्य जो है संबंधों को स्थापित करने वाला एक जो है समाज कहा गया है। यहाँ पे व्यक्ति अपने विभिन्न आवश्यकता के अनुसार जो है अपने संबंध जो है स्थापित होता है और उसी अनुसार जो है वो अपनी कामों को, क्रियाओं को, अपने व्यवहारों को संबंधों के अनुसार करते हैं और इसके अनुसार जो है इसके तदुपरांत जो है जो संबंध स्थापित होता है संबंधों के आधार पर, यही जो है आपका क्या कहलाता है, समाज कहलाता है। समझ गए, समाज के बारे में समझ गए। चलिए अब इसका परिभाषा और इसका जो है समाज के प्रकार देखना है। ठीक है, डिफाइन द सोसाइटी एंड राइट डाउन टाइप्स ऑफ सोसाइटी। समाज की परिभाषा है डिफिनीशन ऑफ सोसाइटी। चलिए देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे आप सभी से ऑब्जेक्टिव के तौर पर ये पूछा गया था यूपी में कि माइका वगैरह पेज के अनुसार जो है समाज जो है सामाजिक डैश का एक जाल है। किसका जाल है? तो समाज जो है सामाजिक संबंधों का एक जाल है। समझ गए ना, यह जो है संबंध का ही एक जाल होता है, यह कोई जो है व्यक्तिगत समूह नहीं होता है समाज। समझ गए। चलिए ये तो मैकाबियर हो गया, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि अगस्ट कास्टे के अनुसार समाज एक अत्यधिक जटिल संरचना है। देखिए अब एक जो सोशियोलॉजिस्ट जो थे, ठीक है, इन्होंने कहा कि अगस्ट काम्टे जो है अकॉर्डिंग टू अगस्ट काम्टे, ठीक है, समाज एक जो है अत्यधिक जटिल संरचना है। ठीक है, किसके अनुसार? अगस्ट काम्टे के अनुसार, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे समाज के प्रकार और वर्ग, टाइप्स ऑफ सोसाइटी। समाज के कितने जो है प्रकार है, कितने वर्ग है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए विभिन्न समाज शास्त्रियों ने विभिन्न आधारों पर सामाजिक समूहों को वर्गीकरण किया है, जिनमें से कुछ आधार पर किए गए प्रकार निम्न हैं। देखिए समाज को जो है विभिन्न समाज शास्त्री ने अपने अनुसार अलग अलग जो है, विभिन्न समाज शास्त्री जो है अपने अनुसार से जो है अलग अलग जो है क्या किए, अपने हिसाब से वो अलग अलग जो है वर्गीकरण उन्होंने समाज का किया। ठीक है, उन्होंने अलग अलग जो है समाज का वर्गीकरण अपने हिसाब से किया। ठीक है, बट इनमें से कुछ जो है आधार पर किए गए जो निम्न है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है देखते हैं। पहला है सदस्यों की संख्या के आधार पर। समझ गए, सदस्यों की संख्या के आधार पर, ऑन द नंबर ऑफ मेंबर बेसिस, मतलब जो किस समूह के जो है मतलब समूह में सदस्यों की संख्या कितना है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे देखना है कि सदस्यों की संख्या के आधार पर ऑन द नंबर ऑफ मेंबर बेसिस, सदस्यों की संख्या के आधार पर पहला वर्गीकरण किया गया, बांटा गया। ठीक है, इसमें जो है होता है आपका छोटे समूह, बड़े समूह, दो समूह होता है। चूँकि यह जो है मेंबर के हिसाब से है, तो जो भी चीज़ मेंबर होता है वह मेंबर मिल के एक समूह का निर्माण करता है। ठीक है, तो पहला है छोटे समूह, स्मॉल ग्रुप। देखिएगा छोटे समूह में अंतःक्रिया अधिक व्यवस्थित होती है तथा छोटे समूह के माध्यम से ही समाज में व्यक्तियों के संबंध में विश्वसनीय जानकारी मिलती है। छोटे समूह के महत्व को स्वीकार करते हुए होमन्स ने कहा कि छोटे समूह आरंभ से ही समाज के आधार रहे हैं। छोटे समूह में सदस्यों की संख्या कम होती है, जैसे परिवार, गाँव। समझ गए। देखिए अब इन्होंने बताया, इन्होंने पहला जो है सदस्यों के संख्या के आधार पर, पहला है छोटे संख्या। ठीक है, यानी स्मॉल ग्रुप। अब स्मॉल ग्रुप आप लोग जानते हैं, कोई चीज़ अगर परिवार में 4 फैमिली है, किसी परिवार में 10 फैमिली है, तो ज़्यादा जो अच्छा से फैमिली किसका चलेगा? इसका चलेगा, क्योंकि इसमें जो है संतुलित होगा, सब चीज़ जो है संगठित होगा। इसमें जो व्यक्तियों के बीच में जो अंतःक्रिया होगा वह जो है क्या होगा, अच्छा से होगा, एक दूसरे के काम जो है मिलकर अच्छे से कर पाएगा। बट जहाँ अगर 10 मेंबर का एक फैमिली है, तो ये 10 मेंबर का एक फैमिली है, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे कठिनाइयाँ आएगा निर्णय लेने में, काम करने में। तो ये चीज़ें होता है, समझ गए, संबंध को विश्वसनीय बनाने में, तो इसमें प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, इसमें विश्वसनीय नहीं होगा, इसमें विश्वसनीय बहुत ज़्यादा होता है, सीक्रेट इसमें आदमी रहता है, क्योंकि यह छोटा है, बात ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा और जो संबंध है एक दूसरे के बीच में ज़्यादा जो है विश्वसनीय होता है। समझ गए। चलिए
तो छोटे ग्रुप समझ गए कि छोटे ग्रुप छोटे समूह में अंतःक्रिया अधिक व्यवस्थित होती है, ठीक है। यह व्यवस्थित होता है एकदम, अंतःक्रिया जो भी होता है और मतलब अंदर होने वाला जो काम होता है अत्यधिक व्यवस्थित होता है छोटे समूह में। छोटे समूह के माध्यम से ही समाज में व्यक्तियों के संबंध में विश्वसनीय जानकारी मिलती है। मतलब विश्वासपूर्ण जो जानकारी है, जो डाटा है, वो छोटे समूह से ही इकट्ठा हो पाता है सही से, विश्वसनीयपूर्ण, ठीक है। छोटे समूह के महत्व को स्वीकार करते हुए होमन्स ने कहा कि छोटे समूह आरंभ से ही समाज के आधार रहे हैं। अब छोटे समूह के जो विश्वसनीय हैं, इसको महत्व को देखते हुए होमन्स ने कहा कि छोटे समूह आरंभ से ही मतलब स्टार्टिंग से ही समाज के बेस रहे हैं, आधार रहे हैं, ठीक है। छोटे समूह की सदस्यों की जो संख्या होती है वो बहुत कम होती है। जैसे परिवार और गांव, परिवार में कितना लोग रहते हैं, परिवार में जो है 5-10, ठीक है, इतना ही लोग नहीं रहते हैं। गांव में कितना लोग रहता है, गांव में जो है 4000-5000 लोग रहता है बस। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि गांव में भी एक दूसरे से लोग जो है संबंध बना के रखते हैं, अपने फैमिली में भी एक दूसरे से संबंध बना के रखते हैं। तो यही जो होता है आपका समाज होता है, समझ गए। तो छोटा समाज समझ गए, जहाँ पे संख्या कम होता है, जहाँ पे विश्वसनीय जो है संबंध स्थापित हो पाता है, यह एक व्यवस्थित जो है ढंग, यहाँ पे जो चीज़ें हैं व्यवस्थित चीज़ें हो पाता है छोटे समूह, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बड़े समूह, लार्ज ग्रुप में, ठीक है। ये सब क्या है, समूहों के सदस्यों के समूहों में सदस्यों की संख्या के आधार पर, ठीक है, ये संख्या के आधार पर है, बड़े और छोटे, ठीक है। बड़े ग्रुप देखते हैं। बड़े सामाजिक समूहों में अंतःक्रिया छोटे समूहों की तुलना में कम पाई जाती है। बड़े समूहों में सदस्यों की संख्या अधिक होता है, जैसे प्रांत और राष्ट्र, ठीक है। जैसे क्या हो गया, प्रांत हो गया, राष्ट्र हो गया। जैसे कोई एमपी से है तो एमपी उसका प्रांत हो जाएगा, कोई अगर झारखंड से है, झारखंड, यूपी से है तो यूपी, और सबके बड़ा क्या है, एक राष्ट्र है। तो ये आपका ये सब क्या हो जाता है, बिग समूह हो जाता है, जहाँ पे जो है पूरे लेवल पर काम होता है। जैसे एक स्टेट लेवल पर, उसके बाद हो जाएगा राष्ट्र, नेशनल लेवल पर। तो ये सब जो है बड़े ग्रुप का एग्जाम्पल हो जाता है। छोटे ग्रुप का बात किया जाए तो ये होता है, छोटे ग्रुप होता है गांव, परिवार, समझ गए। तो ये चीज़ें यहाँ से ग्रुप भी यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, बड़े सामाजिक समूहों में अंतःक्रिया छोटे समूहों की तुलना में कम पाई जाती है। अब ऊपर हम जो लार्ज वाला स्मॉल वाला देखे हैं, वहाँ पे जो अंतःक्रिया था ज़्यादा व्यवस्थित था, ठीक है। बट यह बड़ा सामाजिक समूह है, इसलिए जो अंतःक्रिया है छोटे समूहों की तुलना में कम होगा, ठीक है ना, ये व्यवस्थित नहीं होगा, समझ गए। बड़े समूहों की सदस्यों की संख्या अधिक होती है, वहाँ छोटा था इसलिए कम था, इसलिए ज़्यादा व्यवस्थित था, ज़्यादा विश्वसनीय संबंध था। बट यहाँ पे कम विश्वसनीय होगा और जो अंतःक्रिया होगा कम होगा। जैसे देखिए प्रांत और राष्ट्र, वहाँ पे जैसे में क्या था, गांव था, फैमिली था। और आप लोग जानते हैं कि एक गांव में, एक फैमिली में बहुत छोटा होता है, या ज़्यादा विश्वसनीय होगा, एक दूसरे से यहाँ ज़्यादा संबंध, घनिष्ठता रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए सदस्यों की संख्या के आधार पर। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं, अस्थायित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब कौन कितना जो है अस्थाई है, ठीक है। तो एक है आपका स्थिर समूह, परमानेंट ग्रुप, एक है टेम्पोररी ग्रुप, और एक है आपका क्या चीज़, यही दो ग्रुप है अस्थाई के आधार पर। पहला जो संख्या के आधार पर था वो था 2 बड़े और छोटे समूह। अब अस्थाई के आधार पर है, बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे 2 है, एक परमानेंट ग्रुप और एक है टेम्पोररी ग्रुप। परमानेंट मतलब स्थिर ग्रुप, अस्थाई समूह, और अस्थिर मतलब अस्थाई समूह मतलब टेम्पोररी ग्रुप, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए स्थिर समूह, कुछ समूह सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है, जिनकी हर समय आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे परिवार, नातेदारी, शिक्षण संस्थान आदि ऐसे समूह अस्थाई स्थिर समूह की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। देखिए समूह छोटा हो या बड़ा हो, समूह समूह होता है। एक परिवार भी समूह है, एक कोचिंग भी समूह होता है, जहाँ पे जो है 150 बच्चे पढ़ते हैं समूह में, ठीक है। तो समूह जो है छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, बट जो समाज है, समाज कहता है कि उस समूह में संबंध के आधार पर होता है, ना कि उस समूह को डायरेक्टली जो है हम समाज बोल देंगे, व्यक्तियों के समूह को समाज बोल देंगे। समाज समूह तो होगा ही होगा, बट उसके अंदर जो है उसके संबंध के आधार पर उसके जो भी अंतःक्रिया होगा, जो भी संबंध होगा, उन सब के बीच में वही जो है क्या होगा, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है, और वही समाज जो है कहलाता भी है, समझ गए ना, यही चीज़ें हैं। तो अस्थाई के आधार पर 2 प्रकार के हैं, परमानेंट ग्रुप और टेम्पोररी ग्रुप। परमानेंट जो ग्रुप होता है यह जो है सार्वभौमिक होता है। ये कुछ समूह सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। सार्वभौमिक मतलब जो है यह जो है सभी जगह पाया जा सकता है, ठीक है, जिनकी हर समय आवश्यकता नहीं रहती है, जिनकी जो है हर समय आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे परिवार, नातेदारी, शिक्षण संस्थान आदि। जैसे नातेदारी है तो हमेशा आपके साथ थोड़ी ना रह जाएगा। उसके बाद है शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान में व्यक्ति हमेशा वही शिक्षण संस्थान पर थोड़ी ना रहता है। अब चूंकि
देखते होइएगा शिक्षण संस्थान में भी जो है अंतःक्रिया होता है, पढ़ने लिखने का काम होता है, समझ गए ना। उसी प्रकार से नातेदारी, अब लोग जो है अपना रिलेशन जो करता है तो यहाँ भी जो है काम होता है एक दूसरे से अपना दुख दर्द शेयर करना, काम करना, आगे चीज़ों का बढ़ाना, ठीक है ना। परिवार, परिवार में भी जो है काम होता है, सबका अपना अपना काम है, बेटा पुत्र स्त्री सबका अलग अलग काम है। तो यही जो है ये समूह अस्थायी स्थिर समूह होते हैं के श्रेणी में आते हैं। क्यों आते हैं? ये सार्वभौमिक जो है प्रकृति के होते हैं, जिनकी हर समय कोई आवश्यकता नहीं रहता है, जैसे जो है परिवार, नातेदारी, शिक्षण संस्थान, ऐसे समूह जो है अस्थायी और स्थिर श्रेणी में आते हैं, ठीक है। देखिए मैं बार बार बताता हूँ कि कोई भी टाइप वाला क्वेश्चन आए पहले उसको आप अपने दिमाग में डालिए, ठीक है। दिमाग में अगर आप डाल लेंगे तो जो है जैसे संख्या के समूहों के संख्या के आधार पर था, ठीक है, उसके बाद अस्थायित्व के आधार पर आएगा, उसके बाद और कुछ बेसिस आएगा। तो ये सब याद रखिएगा ना, किस बेसिस में किस आधार पर कौन कौन से है, तो ये सब जो है आप एग्जाम में लिख पाएंगे अच्छे से, ठीक है। अब स्थिर समूह और अस्थिर समूह आप तो खुद से लिख सकते हैं। चलिए ये हो गया, ठीक है। अब देखिए स्थिर अस्थिर समूह, टेम्पोररी ग्रुप, कुछ समूह अस्थायी अस्थिर प्रकृति के होते हैं जो बहुत कम समय के लिए बनते हैं, जैसे भीड़, श्रोता आदि, ये अस्थिर श्रेणी में आते हैं। जैसे कहीं कोई कार्यक्रम होता रहता है तो मुश्किल से वो 5 घंटा या 6 घंटा के लिए जो है क्या होता है, कार्यक्रम होता है, उसमें जो श्रोता सब जाते हैं वो जो है आपका अस्थिर समूह का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है जैसे भीड़, जैसे क्राउड, बहुत सारा क्राउड होता है, कोई चीज़ जो है जहाँ पे कोई आदमी सब जुटता है तो वो क्राउड कहते हैं। तो वो जो भीड़ है टेम्पोररी होता है, कुछ समय के लिए होता है, कुछ समय में ही वो संबंध को अपना बनाता है, ठीक है, फिर उसके बाद चला जाता है। जैसे कोई सिंगर आता है, सिंगर क्यों आता है, अपने जो श्रोता है, जो उसके दर्शक है, उससे जो है अपने संबंध को अच्छे करने के लिए आता है, एक दूसरे को सुनने और सुनाने के लिए आता है, समझ गए। तो ये आपका स्थिर समूह होता है, अस्थिर होता है, या अस्थायी और अस्थिर प्रकृति का होता है, या बहुत कम समय के लिए बनता है, जैसे भीड़, श्रोता, ये अस्थिर श्रेणी में आते हैं। स्थिर श्रेणी में कौन आता है, तो ये सब आता है आपका अस्थिर श्रेणी में जो आता है परिवार, नातेदारी, शिक्षण संस्थान आदि, जो हर समय आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, एनी टाइम आवश्यकता नहीं होती है, बट ये जो होता है एक कुछ ही देर के लिए बनता है, समझ गए। दोनों अस्थिर और स्थिर समूह समझ गए, जो कि आपका था अस्थायित्व, स्टेबिलिटी के आधार पर, समझ गए। चलिए तीसरा आपका है यहाँ पे हम की भावना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वी फीलिंग। अब देखिए हम की भावना हम पहले भी बता चुके हैं कि हम की भावना का मतलब है कि हम जिसके अंदर रहता है ना, वो सब एक दूसरे से मिल के काम करता है, अपने साथ साथ दूसरे को भी जो है चीज़ों को ख्याल रखता है। बट जिसके अंदर मैं की भावना आ जाता है तो वही जो है मैं की जो भावना होता है वो आदमी के अंदर जो है क्या करता है, घमंडी बना देता है, समझ गए। तो आई मी का भावना नहीं होना चाहिए, वी का भावना होना चाहिए, समझ गए। ये चीज़ है, बी में जो है हम सबकी बात हो जाता है, लेकिन मी में सिर्फ और सिर्फ मेरे की बात होता है, ये चीज़ समझ गए। तो हम की भावना के आधार पर चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला है अंतः समूह, इन ग्रुप, और एक है आउट ग्रुप, समझ गए। देखिए अंतः समूह को हम समूह भी कहते हैं, समझ गए। अंतः समूह के सदस्यों में हम की भावना तथा एकता पाई जाती है। एक अंतः समूह के सदस्य व्यवहार के समान नियमों का पालन करते हैं। अंतः समूह के सदस्यों में अपने समूह को श्रेष्ठ तथा दूसरे समूह को हीन समझने की भावना पाई जाती है, ठीक है। अंतः समूह के सदस्यों के मध्य प्रेम, सहानुभूति, सहयोग आदि की भावना विद्यमान होती है। मैंने पहले ही बता दिया कि वी फीलिंग के आधार पर, हम की भावना के आधार पर दो प्रकार है, अंतः समूह और बाह्य समूह। जो अंतः समूह होता है इसमें जो अपने समूह के अंदर होता है, समझ गए ना। अंतः समूह में हम समूह भी कहते हैं, अंतः जो समूह होता है उसे हम समूह भी कहते हैं, इस बात ध्यान में रखिएगा। अंतः समूह में जो सदस्य होते हैं, समूह है तो सदस्य होगा ही होगा, ठीक है। तो ये जो सदस्य होता है, ये जो आपका समूह होता है, इसमें हम की भावना पाया जाता है। और इसमें हम पहले ही बता दिए कि जहाँ भी हम आता है वहाँ पे एकता का भावना होता है, एकता का परिचय होता है। क्योंकि जो हम वर्ड होता है, बी जो होता है, बी जो है आपका सभी को एक साथ मिला के चलने के लिए ये कार्य करता है। और जिसके अंदर ये बी फीलिंग होता है, बी की भावना होता है, वह एक दूसरे के बारे में प्रेम भावना, प्यार के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे के समूहों को जो है अपने समूह को श्रेष्ठ दिखाते हैं, सबके बारे में एकता प्रेम भावना की विचार रखते हैं। और यही जो है अपने व्यवहारों के अंतर्गत जो है वो अपने नियमों का पालन करते हैं। तो ये है अंतः समूह। अंतः समूह एक आइडियोलॉजी होता है, समझ गए, एक आदर्शवादी होता है, इसीलिए अंतः समूह को हम समूह भी कहते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि बाह्य समूह होता है आउट ग्रुप। आउट ग्रुप है कि इन ग्रुप था, आउट ग्रुप है। बाह्य समूह को वे समूह भी कहते हैं। बाह्य समूह को क्या कहते हैं, वे समूह, और अंतः समूह को हम समूह, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे
एक चीज हो गया। यह उन व्यक्तियों से मिलकर बनते हैं जो औपचारिक रूप से संगठित हो या न हो, लेकिन उनके प्रति हम समूह अंतः समूह उदासीनता, द्वेष, घृणा, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष का भाव रखते हैं। ब्राह्मण समूह किसी भी अंतः समूह का विरोधी समूह होता है। ठीक है, देखिए जो आउट ग्रुप होता है वो इन ग्रुप वाले का विरोधी होता है। ठीक है, जो इन ग्रुप वाले होते हैं वो आउट ग्रुप वाले से जो है क्या करते हैं, उदासीनता, द्वेष, घृणा, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष का भाव रखते हैं। ठीक है ना। देखिए ये जो समूह होता है लेकिन उनके प्रति हम समूह उदासीनता, देश, घृणा, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष का भाव रखते हैं। देखिए जो बाह्य समूह था वह, जो अंतर समूह था वो अपने समूह में प्रेम भाव ये सब का जो है एकता का बात करता है अपने समूह में। ठीक है, बट जो उसका जैसे एक टीम हो गया, एक टीम ए है एक टीम ए है। ठीक है, ये हो गया आपका अंतर समूह वाला, ये हो गया बाह्य समूह वाला। इसमें अंतर समूह में जितना आदमी होगा ये अपने एक दूसरे में मिलजुल कर प्रेम से रहेगा। ठीक है, एकता से रहेगा। ठीक है, बट ये जो बाह्य समूह वाला है इसके दोनों को बीच में नहीं बनेगा। ये जो अंतर समूह वाला है इस बाह्य समूह वाला से क्या करेगा, उदासीनता, द्वेष, घृणा, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष का भाव रखेगा अंतर समूह वाला बाह्य समूह से। ठीक है, समझ गए। यह एक औपचारिक संगठित हो या न हो, लेकिन इसके प्रति जो हम समूह वाला होता है ये सब बनाकर रखता है, और इसीलिए अंतर समूह का विरोधी समूह होता है। इसलिए जो बाह्य समूह होता है वह अंतर समूह के विरोधी समूह होता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कार्यात्मक आधार पर। देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, संख्या के आधार पर, अस्थायित्व के आधार पर, उसके बाद हम लोग पढ़े हैं क्या चीज़ के आधार पर, उसके बाद जो है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मतलब हम बताते हैं यहाँ पे, हम पढ़ा है हम की भावना के आधार पर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज़ के आधार पर, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कार्यात्मक आधार पर। ठीक है, ऑन द फंक्शनल बेसिस। व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं के पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार के समूह बन जाते हैं। ठीक है, व्यक्ति अपनी शैक्षणिक, व्यावसायिक, राजनीतिक, बौद्धिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक, मनोरंजनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति इसी आधार पर बने समूहों से माध्यम से करते हैं। देखिए एक है कार्यात्मक आधार पर। कार्यात्मक आधार का मतलब होता है कि कार्यों के आधार पर जो आदमी अपने कार्यों के पूर्ति के लिए जिस आधार पर जो समूह से जो है अपने कार्यों को पूर्ति करता है वो जो होता है कार्यात्मक आधार पर। समझ गए। जैसे शैक्षणिक प्राप्ति, व्यावसायिक प्राप्ति, राजनीतिक प्राप्ति, बौद्धिक प्राप्ति, ठीक है, धार्मिक प्राप्ति, आध्यात्मिक प्राप्ति, मनोरंजन की आवश्यकता, ये सब लोग कहीं ना कहीं से जो है प्राप्त करता है, और जहाँ से भी ये प्राप्त करता है तो वो हो जाता है आपका क्या चीज़, फंक्शनल, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। समझ गए। चलिए अब यहाँ पे लास्ट वाला हम लोग देखते हैं सामाजिक संबंधों के आधार पर। ठीक है, सामाजिक संबंधों के आधार पर, बेसिस ऑफ द सोशल रिलेशनशिप। देखिए सामाजिक समूहों के प्रकार या वर्ग का यह सबसे जो है सर्व महत्वपूर्ण आधार है। सामाजिक संबंधों की गहनता के आधार पर समूहों को दो वर्गों में बांटा गया। अब देखिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं समाज को प्रकार के हम लोग विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पांचवा प्रकार है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर आपसे समाज का भी क्वेश्चन पूछेगा, सॉरी ये तो समाज पढ़ ही रहे हैं, अगर समूह का क्वेश्चन पूछेगा तो समूह का क्वेश्चन जो है आपका यही 5वां नंबर है कि पूछेगा कि समूह क्या होता है, समूह कितने प्रकार का होता है, तो आप जो है समूह यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, तो 5वां नंबर ये इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहाँ से आपका समूह ग्रुप भी क्लियर होगा, क्योंकि आपसे पूछता है प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के बारे में बताइए या अंतर बताइए, तो आप यहाँ से जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक ग्रुप का भी क्लियर हो जाएगा यहाँ से, प्राइमरी और सेकेंडरी का। ठीक है, ध्यान से देखिए। जैसे देखिए सामाजिक संबंधों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल रिलेशनशिप। समझ गए। सामाजिक समूहों के प्रकार, वर्ग, यह सबसे महत्वपूर्ण आधार है। सामाजिक संबंधों की गहनताओं की आधार पर समूह को दो वर्गों में बांटा गया। अब चूंकि हम लोग पहले पढ़े हैं कि समाज जो है क्या है, संबंधों का निर्माण करता है। ठीक है ना, एक दूसरे के बीच में व्यक्ति जो है संबंध स्थापित करते हैं अपने अंतःक्रिया के लिए आवश्यकता के अनुसार, जैसा जिसका आवश्यकता है वैसा संबंध स्थापित बनता है, संबंध बनता है और अंतःक्रिया करते हैं। समझ गए ना। अब चूंकि जो संबंध स्थापित होता है तो इसके गहनता को जो है समझने के लिए, सामाजिक जो संबंध स्थापित हुआ है इसको अच्छे से समझने के लिए समूह को दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, जैसे देखिए सामाजिक समूहों के प्रकार और वर्ग। ठीक है, सामाजिक समूहों को जो प्रकार है वर्ग है,
का यह सबसे महत्वपूर्ण आधार है। जो सामाजिक हम लोग जो ये पांचवा देख रहे हैं ना, सामाजिक संबंधों के आधार पर, तो यह जो है सामाजिक समूहों का यह एक जो है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आधार है, ठीक है ना। सामाजिक संबंधों के गहनताओं के आधार पर समूह को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। जो हम लोग सामाजिक संबंधों के आधार पर देख रहे हैं ना, तो इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सा है देख लीजिए। पहला है प्राथमिक समूह, यानी इसको अनौपचारिक समूह कहते हैं, प्राइमरी ग्रुप या इनफॉर्मल ग्रुप, ठीक है। दूसरा है आपका कि द्वितीयक समूह या औपचारिक समूह, इसे सेकेंडरी या फॉर्मल ग्रुप कहते हैं। समझ गए। देखिए यहाँ पे प्राथमिक समूह क्या है। उस समूह को प्राथमिक समूह कहा जाता है जिसके सदस्यों में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, ठीक है। अर्थात सदस्य प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, ठीक है। देखिए प्राथमिक समूह वे समूह होता है जिसमें जो है एक दूसरे से डायरेक्टली जो है संबंध होता है, समझ गए। प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, अर्थात जो भी समूह, उस समूह में जो भी सदस्य होगा एक दूसरे से डायरेक्टली कांटेक्ट होता है, एक दूसरे से डायरेक्टली संपर्क में आते हैं, समझ गए। जैसे एक परिवार में 5 है, माता है, पिता है, ठीक है, पुत्र है, पुत्री है, दादा है, दादी है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका परिवार जो है ये एक आपका प्राथमिक समूह होता है, समझ गए ना। तो इसमें क्योंकि इसमें डायरेक्टली समूह होता है, जो भी सदस्य होते हैं उनके आमने सामने डायरेक्टली संबंध पाया जाता है, समझ गए। चलिए ये आपका हो गया प्राथमिक या अनौपचारिक इनफॉर्मल ग्रुप, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं द्वितीयक समूह या औपचारिक समूह, ठीक है। क्या चीज़, द्वितीयक समूह या औपचारिक समूह, ध्यान रखिएगा। उस समूह को द्वितीयक समूह कहते हैं जिसके निर्माण के लिए आमने सामने के संबंध तथा घनिष्ठता की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। द्वितीयक समूह में उन गुणों का अभाव पाया जाता है जो प्राथमिक समूह में पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में इसे यूँ कह सकते हैं कि द्वितीयक समूह में जो कुछ भी है वह प्राथमिक समूह में नहीं है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे ये बताऊँ कि जो द्वितीयक समूह है ये जो होता है इसके निर्माण में जो है आमने सामने का या घनिष्ठता का कोई आवश्यकता नहीं होता है। जिस प्रकार से हम लोग प्राथमिक समूह देखे हैं जिसमें आमने सामने का जो है सदस्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होता है और वो जो है प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है। लेकिन जो द्वितीयक समूह होता है इसमें ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यकता नहीं है कि जो सदस्य हो एक दूसरे से घनिष्ठता संबंध ही हो, एक दूसरे से डायरेक्टली संबंध में ही हो, समझ गए ना। तो ऐसा नहीं है। द्वितीयक समूह जो है उन गुणों का अभाव पाया जाता है जो प्राथमिक समूह में पाए जाते हैं। जो प्राथमिक समूह में होता है वो द्वितीयक समूह में नहीं होता है और जो द्वितीयक समूह में होता है वो प्राथमिक समूह में नहीं होता है। समझ गए कि प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप को, फॉर्मल इनफॉर्मल के बारे में समझ गए। चलिए अब जैसे इसका जो एग्जाम्पल की बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका फैमिली, परिवार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्र हो जाएगा, नेशनल हो जाएगा, जहाँ पे जो है राष्ट्रव्यापी। अब अगर आप संपूर्ण राष्ट्र में तो सबसे डायरेक्टली आपका संबंध नहीं रहेगा, तो यही चीज़ें हैं। तो आप लोग समझ गए। चलिए तो देखिए अब यहाँ पे जो है बात किया जाएगा लक्षण का, इसके विशेषता का। सबसे पहली चीज़ है लक्षण और विशेषता। आज हम लोग नहीं देखेंगे समाज का विशेषता जो है हम लोग कभी और देखेंगे, वीडियो बड़ा हो गया है इसलिए हम लोग स्टॉप करते हैं। तो आज जो है हम लोग देखें समाज और इसके प्रकार को, ठीक है। अगले दिन जो है जब हम आएंगे तो इसके जो है हम लोग विशेषता को देख लेंगे और जो एक क्वेश्चन होगा वहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है पढ़िए, समझ गए। चलिए बाकी मैं बता देता हूँ कि आपको क्या याद रखना है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो मैं पढ़ा हूँ, यहाँ पे आप सभी को बीच में मैंने क्या पढ़ा कि इसको जो है सबसे पहले याद रखिए कि जो समाज है इसको 5 वर्गों में विभाजित किया गया, ठीक है। प्रकार पूछेगा तो 5 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला वर्ग था समूहों के संख्या के आधार पर, ठीक है। दूसरा जो था वो आपका क्या था, अस्थायित्व के आधार पर, मतलब टेम्पोररी और परमानेंट, ठीक है। तीसरा जो आपका था वो था आपका क्या चीज़, सामाजिक संबंधों के आधार पर, सामाजिक संबंधों के आधार पर। तो संबंधों के आधार पर तो 5वां ही न था जो कि प्राथमिक और द्वितीयक था, तो ये 3 हो गया। चौथा जो आपका था वो क्या था आपका हो गया समाज संख्या, स्थायित्व, संबंध, और उसके बाद आपका क्या है संबंध हो गया। उसके बाद देखिए हम अब यहाँ पे देखिए लेते हैं क्या क्या चीज़ था, थोड़ा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, कार्यों के आधार पर, एक है कार्यों के आधार पर और एक है आपका हम की भावना के आधार पर, समझ गए। तो हम लोग क्या यहाँ पे देख लिए, तो हम लोग क्या देख लिए हैं, आप लोग देखिए संख्याओं के आधार पर, उसके बाद हम लोग देखे हैं कि कार्यात्मक आधार, कार्यों के आधार पर, उसके बाद सामाजिक संबंधों के आधार पर, हम की भावना के आधार पर, और 5वां जो है आपका है क्या चीज़, आकार के आधार पर, आकार के आधार पर, ठीक है। मतलब जो है बड़े और छोटे। 5 हो गया, समझ गए। तो याद रखिएगा 5। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, PDF डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।